अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक तकरीम सामीन व नाज़रीन, ख़ुसूसन तलबा किराम, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है 10th का उर्दू पेपर हल करने का तरीक़ाकार। आज के इस लेक्चर में हम 3 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर पेपर के सवालात, उनकी तरतीब कौन सी होनी चाहिए, और जब हमने बोर्ड में बैठकर पेपर हल करना है उस वक़्त किस सवाल को कितना टाइम हमने देना है। और दूसरा पॉइंट, सवालात के जवाबात लिखने की तफसील। और तीसरा पॉइंट, जो पेपर के अंदर अमूमी अगलात तलबा करते हैं उनकी निशानदही। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल हाफिज़ मोहम्मद इसहाक ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट कि जब बोर्ड के अंदर पेपर हल करना है तो उसकी तरतीब कैसी होनी चाहिए, कौन सा सवाल पहले हल करना है और कौन सा सवाल बाद में हल करना है, किस सवाल को कितना टाइम देना है। सबसे पहले जो पेपर होता है उर्दू का वो ऑब्जेक्टिव आता है, जिसको हम कसीरुल इंतखाबी सवालात या MCQs कहते हैं। याद रखिए, कसीरुल इंतखाबी सवालात ये 15 आते हैं और इनके नंबर भी 15 होते हैं। इन्हें हल करने का वक़्त 20 मिनट होता है। एक अलहदा क्वेश्चन पेपर और उसके साथ एक बबल शीट होती है। क्वेश्चन पेपर से सवालात को देखा जाता है और बबल शीट पर बबल को फिल किया जाता है। यहाँ भी तवज्जो रखने की इंतहाई ज़रूरत होती है। सर्कल को फिल करते हुए बबल शीट के ना तो उसको हाफ करना है और ना ही सर्कल से बाहर हमारी इंक जानी चाहिए, बल्कि बिल्कुल सर्कल के राउंड के अंदर हमने उसको फिल करना होता है। उसके बाद हिस्सा इंशाइया जो है, जिसको सब्जेक्टिव कहा जाता है, उसके जो सवालात होते हैं, जो हमने बोर्ड के अंदर जो सबसे पहले सवाल हल करना है वो है सवालात के मुख्तसर जवाबात। अजीज तलबा, आपने देखा होगा बहुत से तालिब इल्म ये गलती करते हैं, वो लिखते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। याद रखें, ऐसा नहीं, मुख्तसर सवाल नहीं होता बल्कि उसका जवाब मुख्तसर हमने लिखना होता है। तो इसलिए मुख्तसर सवालात के जवाबात नहीं, सवालात के मुख्तसर जवाबात। शॉर्ट क्वेश्चन ये 7 आ जाएं या 8 आ जाएं, उनमें से 5 करना होते हैं और इनके नंबर्स 10, 5 करने हैं, कुल इनके नंबर्स होते हैं 10 और इसका टाइम हमारे पास होता है 12 मिनट। सवालात के मुख्तसर जवाबात 10 नंबर्स के हैं और इसका टाइम है 12 मिनट। दूसरे नंबर पर हमने करना है तफहीम इबारत। क्वेश्चन पेपर पर यह सवाल सबसे आखिर पे होता है, लेकिन हल करते हुए हमने इसको दूसरे नंबर पर करना है। यह तरतीब क्यों बनाई गई है? ये इसलिए कि सवालात के मुख्तसर जवाबात ये 10 नंबर के हैं। ये ऐसा सवाल है कि हर तालिब इल्म इसमें से 10 नंबर आसानी से हासिल कर सकता है।
इसलिए हमने ये पहले करना है। तफहीम इबारत ये हमने दूसरे नंबर पर करना है। ये भी इसलिए क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इसमें से भी तालिब इल्म आसानी से 10 नंबर हासिल कर सकता है और टाइम भी कम लगता है। तो तफहीम इबारत जो उर्दू कवायद इंशा के अंदर मौजूद है, वहाँ से पैराग्राफ आएगा और 7 सवालात भी दिए गए होंगे। वही 5 सवालात के जवाबात उसी पैराग्राफ से देखकर निकाल कर हमने वो लिखने हैं। तो इसके लिए भी 10 नंबर होते हैं और इसका टाइम भी हमारे पास गोया के 12 मिनट है। 12 मिनट के अंदर हमने 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात तफहीम इबारत के हमने तहरीर करना होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जिस सवाल को हमने हल करना है वो है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ याद रखें 2 आते हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। 2 पैराग्राफ आते हैं और दोनों ही पैराग्राफ हल करना होते हैं, उनकी तशरीह लिखना होती है। तो 2 पैराग्राफ, इनके नंबर 10, एक पैराग्राफ के 5 नंबर और दोनों पैराग्राफ के मिलाकर 10 नंबर बनते हैं। एक पैराग्राफ की तशरीह लिखते हुए हमारे पास टाइम है 13 मिनट और दोनों पैराग्राफ की तशरीह लिखने का वक़्त है हमारे पास 26 मिनट। उसके बाद चौथे नंबर पर है सबक का खलासा। याद रखें सबक का खलासा, इसमें चॉइस होती है कि 2 असबाक के खलासा आते हैं, उनमें से किसी एक सबक का खलासा लिखना होता है। तो इसके लिए नंबर जो हैं वो 5 हैं और इसके लिए हमारे पास टाइम है 12 मिनट। 12 मिनट में हमने सबक का खलासा लिखना है, इसके नंबर हैं 5। उसके बाद हमने लिखना है मजमून। मजमून 10th के उर्दू पेपर का सबसे अहम क्वेश्चन होता है, इस पर खसूसी तवज्जो रखनी चाहिए। क्यों? सबसे ज्यादा नंबर मजमून के होते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर हैं इसके हमारे पास। इसके लिए टाइम है 35 मिनट्स, 35 मिनट्स हैं। 35 मिनट्स के अंदर हमने मजमून लिखना होता है। उसके बाद लास्ट पे है अशआर की तशरीह। हालांकि अशआर की तशरीह हिस्सा निशाइया में सबसे पहला सवाल होता है, लेकिन हमने करना है आखिर पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 8 अशार हैं, 8 में से 5 अशार की तशरीह करना होती है, जिनमें से गज़ल के अशार भी हैं, नज़म के अशार भी हैं और इसमें से अक्सर नंबर की कटौती होती है। गज़ल के अशार की तशरीह में तलबा गलतियां करते हैं, तो गलतियों वाली चीज़ जिसके अंदर थोड़ा सा इस तरह का मसला है कि गलती का इम्कान मौजूद है, वो हम आखिर पे कर रहे हैं। और इसलिए भी कि एक शेर की तशरीह वो 2 नंबर की है और अगर आखिर पर हमारे पास किसी टाइम का मसला बन गया कि टाइम कम हुआ, हमारा सवाल रहता हुआ, तो अगर किसी वजह से हमारा कोई सवाल रहे तो सिर्फ एक शेर आखिर से अगर रह जाए तो ये हमारे लिए कम उससे कि जो हमने, अगर हम सवालात मुख्तसर को छोड़ें, तफहीम इबारत को छोड़ें, पैराग्राफ को छोड़ें, वो ज़्यादा नुकसान है, इसको छोड़ने का कम नुकसान है। इसलिए हम इसे आखिर पर करेंगे। कोशिश ये करनी है कि सवाल कोई ना रहे, मुकम्मल पेपर हल करना है। इसीलिए ये तरीकाकार और टाइम और उसके साथ साथ नंबर और तरतीब रखी है ताकि हम उस टाइम के अंदर अंदर मुकम्मल पेपर हल कर सकें। गोया कि ये टोटल नंबर हमारे पास ये 60 हो जाएंगे और इसका टाइम हमारे पास 130 मिनट यानी 2 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 20 मिनट हैं हिस्सा मारूजी के, कसीरुल इंतखाबी सवालात के, और बाकी 130 मिनट 2 घंटे 10 मिनट जो हैं वो इसके हैं। तो जी तलबा, ये था हमारा पहला दहम उर्दू पेपर हल करने का तरीकाकार और तरतीब कि किस तरतीब के साथ हमने करना है, किसके लिए कितने नंबर्स हैं और कितना टाइम है। दूसरा हमारा हिस्सा है इसकी तफसील कि कैसे इस पेपर को हल करना है, वो भी मैं आपके सामने ये
अमली तौर पर जो किया हुआ है उसके साथ आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जब हमारे पास शीट आएगी वहां पे आंसर शीट, तो हमने उस पर हाशिया लगाना है। याद रखें, ये मेरे पास ये देख रहे हैं आप, ये हाशिया लगा हुआ है। हाशिया डबल नहीं लगाना, ये नहीं कि एक पहले एक फिर बाद में। उसका नुकसान क्या होता है कि उसके अंदर दरमियान के अंदर मार्जिन जो है, वक्फा जो है, वो बसा औकात सही नहीं रहता, तो खूबसूरती की बजाय वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए, और सादा मार्कर से हाशिया लगाना है, कट वाले मार्कर से हाशिया नहीं लगाना। बाज़ हम तलबा जो है वो लफ्ज़ बोलते हैं टक वाला मार्कर, तो टक वाला मार्कर नहीं होता, कट वाला मार्कर होता है। कट वाले मार्कर से नहीं, सादा मार्कर से। कट वाले मार्कर से हाशिया लगाने का नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये होता है कि जहाँ पे कट होता है किसी जगह पर वो चौड़ाई में ज़्यादा हो जाता है और किसी जगह पर चौड़ाई के अंदर वो कम हो जाता है। सादा मार्कर के साथ दोनों साइडों पर हाशिया लगाना है, जिस तरह ये आपके सामने हाशिया लगा हुआ है। उसके बाद है पहला सवाल हल करना, सवालात के मुख्तसर जवाबात। उसको कैसे हल करना है ये आपके सामने है, हाशिया लगा हुआ है। दरमियान के अंदर ये ग्रीन लाइन को हमने टच नहीं करना। जो चीज़ हमने लिखनी है वो ग्रीन लाइन से हमने नीचे लिखनी है। अगर रेड लाइन हो तो तब भी इसके नीचे लिखनी है, अगर वहाँ ग्रीन लाइन है तो तब भी इससे नीचे हमने पेपर हल करना शुरू करना है। दरमियान में कट वाले मार्कर से हम लिखेंगे सवाल नंबर 4। जो भी उसका नंबर हुआ वो हम लिख देंगे। अगर वहाँ सवाल नंबर 5 हुआ तो सवाल नंबर 5, अगर वहाँ पे सवाल नंबर 3 हुआ तो सवाल नंबर 3। अमूमी तौर पर सवाल नंबर 4 होता है, इसलिए लिखेंगे सवाल नंबर 4। याद रखें, ये सवाल नंबर ये अलग अलग लिखना है, इकट्ठा नहीं लिखना। उसके नीचे लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे, ये भी दरमियान में कट वाले मार्कर से सवालात के मुख्तसर जवाबात। ये नहीं लिखना मुख्तसर सवालात के जवाबात, बल्कि सवालात के मुख्तसर जवाबात। उसके बाद कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 ये क्वेश्चन नंबर, ये फलां फलां फलां, कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखें ब्लैक पॉइंटर के साथ और उसके नीचे ब्लू इंक वाली, ब्लू जो रोशनाई है, वो पेन है ब्लू रोशनाई वाला, उसके साथ उसका जवाब लिख दें। पेपर चेक करने वाले को खुद ही पता चल जाएगा ये सवाल है, ये जवाब है। फिर नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होगी उस मुम्तहिन को। ये नज़र आ रहा है आपको कि ये ब्लैक पॉइंटर से सवाल लिखा हुआ है, उसके नीचे जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल और जवाब जी। उसके बाद है तफहीम इबारत। तो तफहीम इबारत, ये देखिए दरमियान में उसका सवाल, सवाल नंबर 7, उसके नीचे तफहीम इबारत। पेपर चेक करने वाले को पता चल गया कि अब ये तालिब इल्म फलां सवाल हल करने लगा है। बाकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका पार्ट कौन सा है, ये फलां है, ये फलां है, उसका जुज़ कौन सा है, उसका हिस्सा कौन सा है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे सवाल लिखें, उसी तरह ब्लैक पॉइंटर के साथ, और उसके नीचे पेन के साथ उसके जवाबात को लिख दिया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। वहाँ नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। खुद जिसने नंबर देने हैं उसने अलग-अलग सवाल के नंबर देने हैं, उसको खुद ही पता चल जाना है कि इस तालिब इल्म ने कितने सवालात हल किए हैं। उसके बाद है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की तशरीह का तरीकाकार ये भी आपके सामने है। दरमियान में लिखना है सवाल नंबर 3, उसके बाद नीचे लिखना है पैराग्राफ की तशरीह की हेडिंग देनी है कट वाले मार्कर के साथ। उसके नीचे अलीफ, क्योंकि ये दो होते हैं जुज़, अलीफ और बे, तो अलीफ पहले हम कर रहे हैं अलीफ। उसके बाद ये इक़्तिबास, जो इक़्तिबास जो पैराग्राफ है क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ, वो मुकम्मल पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से चंद पहले अल्फाज और चंद आखिरी अल्फाज लिख दिए जाएं, वो इक़्तिबास कहलाता है और वो काफ़ी है। शुरू में इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, पहले वाले 4 अल्फाज लिख दिए, अब अली बख्श का ज़हन, उसके बाद डॉट लगा दिए, डॉट बराबर में देखें आपको नज़र आ रहे हैं, ये बराबर में लगे हुए हैं। उसके बाद आखिरी अल्फाज, लेकिन वो रुखसत हो चुके थे, आखिर पर फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ठीक है। उसके बाद
हवाला मतन। हवाला मतन, हवाला मतन को हमने साइड पे लिखा है और कट वाले मार्कर से लिखा है, और उसके आगे आप अलामत तफसीलिया देख रहे हैं। अलामत तफसीलिया, इसका मतलब है कि जो आगे इसकी तफसील आ रही है। तफसील क्या है? हवाला मतन के अंदर सबक का उन्वान, यहाँ सबक का नाम नहीं लिखना बल्कि सबक का उन्वान जो भी है अली बख्श। ये देखें बिल्कुल दरमियान में सीक्वेंस इसका बराबर है। यहाँ से इतनी हमने जगह छोड़ी है, यहाँ भी इतनी जगह, यहाँ भी इतनी जगह, और यहाँ से भी जितनी जगह बच जाए। ये सबक का उन्वान, ये देखें जो दरमियान में डॉट लगे हुए हैं ये भी बराबर बिल्कुल। सबक का उन्वान अली बख्श, मुसन्निफ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब, उसका माखज़ शहाब नामा। अगर माखज़ याद है तो लिखिए, अगर माखज़ याद नहीं है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इसका कोई नंबर नहीं है। अलबत्ता इसका नंबर 1 मौजूद है। सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, इसका 1 नंबर है बोर्ड के अंदर। तो सबक का उन्वान अली बख्श, ये नहीं करना मुसन्निफ का नाम पहले लिख दिया सबक का उन्वान बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं। पहले सबक का उन्वान लिखना है फिर मुसन्निफ का नाम लिखना है, ताकि पता चले सबक का और इस सबक को लिखा किसने है। फिर बाद में उसके नीचे हल्ले लुगत, तो हल्ले लुगत जब लिखना है तो उसके नीचे दरमियान में एक लाइन लगानी है। इसको कॉलम बनाने हैं, 4 नहीं बनाने, 6 नहीं बनाने, 8 नहीं बनाने, 2 कॉलम। दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, 2 कॉलम बन जाएंगे। अल्फाज मानी, अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं कि अल्फाज और मानी ये दोनों पॉइंटर के साथ लिखा हुआ है, और दोनों दरमियान में, दोनों कॉलम के दरमियान में अल्फाज मानी लिखे हुए हैं। उसके नीचे पेन के साथ जो अल्फाज होंगे 4 वो लिख दिए जाएंगे, और उसके सामने पेन के साथ ही उनके मानी लिख दिए जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा पैराग्राफ होगा यहाँ पर बे आ जाएगा, बाकी इसी तरीके के साथ वो दूसरा पैराग्राफ भी हल कर लिया जाएगा। उसके बाद है सबक का खलासा। सबक का खलासा लिखते हुए सवाल नंबर 5 कट वाले मार्कर से दरमियान में, उसके नीचे सबक का उन्वान, यहाँ भी सबक का नाम नहीं लिखना, सबक का उन्वान। मिसाल के तौर पर मुलम्मा, मुसन्निफ का नाम हाजिरा मसरूर, यहाँ ये खातून है तो यहाँ पर मुसन्निफ़ा का नाम, मुसन्निफ़ा का नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके नीचे माखज़, उसके नीचे हेडिंग देंगे खलासा की, और उसके नीचे खलासा लिखना शुरू कर देंगे। ये पहले लिख देंगे हम मुसन्निफ बयान करते हैं। ये इसलिए कि जो खलासा लिखना है वो हमने अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का खलासा नहीं लिखना, बल्कि हमने वो खलासा लिखना है मुसन्निफ के सबक का। तो इसलिए हम लिखेंगे मुसन्निफ बयान करते हैं। मुसन्निफ ने जो बयान किया है उसे हम अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखेंगे और वो खलासा होगा। और ये खलासा याद रखें, वैसे तो 1/3 होना चाहिए, लेकिन असबाक कुछ छोटे होते हैं, कुछ असबाक बड़े होते हैं, इसलिए खलासा छोटा भी हो सकता है, खलासा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब हम बोर्ड की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो उस वक़्त हमें ये चीज़ सामने आती है कि जो हमारे पास शीट है, ये उर्दू शीट है जो हमारे पास, तो सबक का खलासा के लिए हम 2 साइड, 2 सफ़े, एक वर्क जिसको कहते हैं, एक वर्क यानी एक ये साइड और इसके एक अगले वाली साइड जो है ये मुकम्मल फिल होनी चाहिए किसी भी सबक का खलासा लिखना के लिए। तो तब हमारे 5 नंबर इसमें से आ सकते हैं जी। उसके बाद है मजमून। अजीज़ तलबा, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मजमून ये इंतहाई अहम सवाल है। तो मजमून लिखना है किस तरह? सबसे पहले ऊपर हम उसकी नंबरिंग करेंगे सवाल नंबर 2, ये मिसाल के तौर पर है, वहाँ जो सवाल नंबर होगा उसका वो हम लगाएंगे। सवाल नंबर 5 है तो 5, सवाल नंबर 6 है तो 6। उसके नीचे हम बिल्कुल कट वाले मार्कर से लिख रहे हैं लफ्ज़ मजमून, उसके नीचे हम वो मजमून जो हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बोर्ड में 3 मज़ामीन आते हैं, 3 में से एक मजमून हल करना होता है, एक मजमून लिखना होता है। जब एक मजमून लिखना हो, चॉइस के अंदर गलती नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, वो लेना है मजमून लिखने के लिए जिसके लिए आपके पास मवाद उस मजमून को लिखने का ज़्यादा है, या ऐसा मजमून है जो क्रिएटिव है। शख्सियात पर जैसे अल्लामा इकबाल है, कायद आज़म है, ये आपके पास इनका मुताला महदूद होगा।
अगर इनकी बनिस्बत अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी आ जाता है और उसके साथ मेहनत की बरकतें भी आ जाता है या वक्त की पाबंदी भी आ जाता है, तो कोशिश करें फिर वक्त की पाबंदी को या मेहनत की बरकतें उनको मुंतखब करें, वो लिखें। क्योंकि वक्त के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, वक्त के बारे में आप मिसालें ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं। सबसे पहले आप शेर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते शुरू में बकौल शायर, ये शुरू में नहीं लिख सकते, दरमियान में लिख सकते हैं। यहाँ से इतनी जगह छोड़कर, क्योंकि पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, तो इतनी जगह छोड़कर वो पैराग्राफ की शक्ल के अंदर मजमून लिखा जाएगा। कोशिश करें कि एक साइड पर, एक सफ़ा पर कम अज़ कम 3 या 4 या 5 पैराग्राफ हों। पूरा सफ़ा उस पर सिर्फ एक ही पैराग्राफ का होना ये ना तजर्बाकारी की अलामत होता है। इसलिए एक सफ़ा पर, जैसा यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ हमने 2 इसके पैराग्राफ बना दिए। एक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ से शुरू हुआ, वो यहाँ तक और आगे चल रहा है। और इसके साथ साथ मजमून में कुछ अल्फाज आपको नज़र आ रहे होंगे कि ब्लैक पॉइंटर से लिखे हुए हैं, तो ये भी अपने पेपर को खूबसूरत करने के लिए, मजमून को खूबसूरत करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं कि कुछ अल्फाज जो ख़ास हों, जैसे 9 नवंबर है, तारीख़ है, अल्लामा इकबाल का नाम है, कॉलेज का नाम है, दीगर चीज़ें हैं, इनको ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में दरमियान में लिखना है सवाल नंबर, क्योंकि इसका सवाल नंबर 2 होता है, तो सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह की हेडिंग, उसके बाद शेर लिख दिया, उसके बाद हवाला नज़म, नज़म का उन्वान, यहाँ भी नज़म का नाम नहीं लिखना बल्कि नज़म का उन्वान, हम्द, शायर का नाम, हफीज जलंधरी, माखज़, इंतखाब नात, तशरीह की हेडिंग और उसके नीचे तशरीह, और उस तशरीह के अंदर एक इजाफी शेर लिखा जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अशार के अंदर भी मुकम्मल हमारे नंबर पूरे आएँ, तो फिर याद रखें कि हर शेर के अंदर, हर शेर की तशरीह में एक इजाफी शेर लाजमी लिखने की कोशिश करें। उसके बाद है मुकम्मल पेपर को पढ़ना। मुकम्मल पेपर हल कर लिया, याद रखें आखिर पर ज़रूर 2 से 3 मिनट रखें, 2 से 3 मिनट रखें पेपर को पढ़ने के लिए। बहुत सी वो गलतियां होती हैं जो उन 3 मिनट के अंदर आप ठीक कर लेते हैं और आपके नंबर डिडक्ट नहीं होते, आपके नंबर की कटौती नहीं होती। जी अजीज़ तलबा, इसके बाद है हमारा जो कि अमूमी जो अगलात तलबा करते हैं, हमने उनको देखना है कि कौन सी अमूमी अगलात हैं जो तलबा करते हैं, ताकि उन गलतियों से हमने बचना है। जी अमूमी अगलात कौन सी हैं? एक है पर्चा बाईं तरफ से शुरू करना। उर्दू का पेपर याद रखें, जो इंग्लिश का पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, उसको बाईं साइड से शुरू किया जाता है। जबकि उर्दू का पेपर हो, इस्लामियत का हो, मुताला पाकिस्तान का हो, इसको दाईं तरफ से शुरू किया जाता है। तो ये गलती नहीं करनी, पर्चा बाईं तरफ से शुरू करना ये गलती है, पर्चा दाईं तरफ से शुरू करें, ये दुरुस्ती है, सही है। सुर्ख मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना, पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन सुर्ख पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना। ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल हो सकता है, ब्लू पॉइंटर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सुर्ख पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना। स्याह और नीली रोशनाई, बस औकात कह देते हैं कि नीली स्याही, तो नीली स्याही नहीं होता, नीली रोशनाई होता है, स्याही नहीं। जब स्याही कह दिया तो उसका मतलब है स्याह इंक, ब्लैक इंक, स्याह स्याही। तो जब हम किसी भी कहना हो इंक को, तो उसको कहते हैं रोशनाई, यानी इंक को उर्दू में रोशनाई कहते हैं, स्याही नहीं कहते। तो स्याह और नीली रोशनाई इस्तेमाल करें। हाशिया डबल कट वाले मार्कर से लगाना ये गलती है, ये गलती नहीं करनी, हाशिया सादा मार्कर से लगाना है। सवाल नंबर इस तरह जोड़कर इकट्ठा करके लिखना, सवाल नंबर इकट्ठा करके लिखना ये गलत है। सवाल नंबर अलहदा करके लिखें, सवाल अलहदा, नंबर अलहदा। हाशिए के ऊपर या बाहर लिखना, ये हाशिया लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखते जाना, या हाशिए के बाहर लिखना यह गलती है, हाशिया के अंदर अंदर लिखें। इसी तरह जब हम हल्ले लुगत लिखते हैं तो उस वक्त लिखते हैं अल्फाज मानी, हम बाज़ तलबा लिख देते हैं अल्फाज माना, यह गलत है। क्यों? अल्फाज लफ्ज़ की जमा है और माना ये वाहिद है, माना की जमा है मानी,
तो यहाँ जमा आएगा, इसके साथ भी वो जमा आएगा। अल्फाज, अल्फाज मानी लिखें, अल्फाज माना नहीं लिखना, अल्फाज मानी लिखना है। उर्दू के पेपर में एक ये अमूमी गलती होती है कि वहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर दे दिया जाता है, इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, फलां फलां फलां। याद रखिए, उर्दू के पेपर में उर्दू में ही सवाल नंबर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको ये लिखना आता है आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखना। मार्कर का बेजा इस्तेमाल, उर्दू के पेपर में बाज़ तलबा मार्कर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी शीट बढ़े, उसका नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? एक नुकसान ये हो सकता है कि जिस शीट पर हम मार्कर से लिख रहे हैं हो सकता है वो शीट हल्की हो, एक तरफ हम लिख रहे हैं और वो दूसरी तरफ से हो सकता है वो शीट खराब हो जाए। और दूसरा नुकसान ये होता है कि पेपर चेक करने वाला जो समझता है कि ये तालिब इल्म शीटें भरना चाहता है, इस शीटें ज़्यादा से ज़्यादा भर रहा है, इसलिए हमने मार्कर का इस्तेमाल करना है, लेकिन बेजा इस्तेमाल नहीं करना, ज़रूरत के लिए करना है। सिर्फ बड़ी सुर्खियाँ मार्कर से लिखें। शेर लिखने के बगैर तशरीह, जो सवाल है हमारा 10 नंबर का अशार की तशरीह का, बाज़ तलबा क्या करते हैं, शेर नहीं लिखते, बस तशरीह शुरू कर देते हैं। अब मुमतहिन को कैसे पता चलेगा, वो कितनी तगदाव के साथ पहले सोचेगा कि किस शेर की तशरीह है, तो फिर वो चेक करेगा। ऐसे नहीं, पहले शेर लिखें फिर उसकी तशरीह लिखें, ताकि मुमतहिन के लिए हमने आसानियाँ पैदा करनी है। अगर हमारे पेपर के अंदर मुमतहिन को आसानी होगी तो वो खुशी के साथ नंबर हमें अच्छे देने की कोशिश करेगा। शेर पॉइंटर से लिखकर तशरीह करें। मजमून के शुरू में बकौल शायर लिखना, मजमून के शुरू में शेर लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, मिसाल दी, लेकिन ये लफ्ज़ लिखना कि बकौल शायर शुरू के अंदर नहीं बल्कि दरमियान में या आखिर पर अगर कोई शेर लिखना है तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था दहम उर्दू पेपर हल करने का तरीका और तरतीब। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को सीखा वो था कि कौन सा सवाल किस तरतीब से करना है, पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, किसको हमने कितना टाइम देना है। इसकी प्रैक्टिस जब पहले करेंगे तो जब हम बोर्ड में पेपर दे रहे होंगे तो उस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आप कोशिश कीजिएगा। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा सवालात की तफसील के सवालात के जवाबात को कैसे लिखना है, और तीसरे नंबर पर हमने अमूमी अगलात को देखा। मुझे उम्मीद है कि इससे ज़रूर आपको रहनुमाई मिलेगी। अगर आपको इससे रहनुमाई मिलती है तो ज़रूर आप रहनुमाई हासिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।